हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएसआई, जेल पहरी, यूपीएससी, पीएससी, आरआरबी, रेलवे, सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करते आ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 16 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 226 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पिक्रिक अम्ल क्या है? पिक्रिक एसिड इज, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ट्राइनाइट्रोटोलीन। ये जो ट्राइनाइट्रोटोलीन है ना, इसे पिक्रिक अम्ल बोलते हैं और इसे विस्फोटक के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। इसका करेक्ट आंसर होगा कवक। जो माइकोलॉजी है इसके अंडर कवक का अध्ययन किया जाता है। और आपकी ये जो शैवाल है इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंडर। आपके जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनकी स्टडी किस में की जाती है? इनकी स्टडी की जाती है बैक्टीरियोलॉजी में। और ये जो विषाणु होते हैं ना, वायरस, इनकी स्टडी को बोला जाता है वायरोलॉजी। आप इन चारों को याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थल एवं समुद्री पवनें किस कारण से होती हैं? लैंड एंड सी ब्रीजेज ओकर्स ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर होगा संवहन। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर? इसका करेक्ट आंसर होगा H.C. उरे। जो H.C. उरे थे ना, इन्होंने भारी पानी की खोज की थी। और भारी पानी, भारी जल को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है D2O। और ये जो आपके H.C. उरे हैं इनको हेरोल्ड उरे भी बोला जाता है, हेरोल्ड उरे। तो आप दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसका करेक्ट आंसर होगा पानी में चीनी का घुलना। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो परिवर्तन है ना, ये पदार्थों में कितने प्रकार से होते हैं। तो ये पदार्थों में 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। इनको पदार्थों में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज, एंड जो दूसरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन, या जिसे हम बोलते हैं केमिकली चेंज। ओके, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है कि 2 पदार्थों को जब हम मिक्स करते हैं तो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो उसकी भौतिक स्थिति में होता है और हमको जो न्यू पदार्थ होता है वो नहीं प्राप्त होता है। और अगर हम इसी प्रोसेस को हम उल्टा कर दें तो जो पदार्थ हमने मिक्स किए हुए होते हैं ना, जो पदार्थ हम मिक्स करते हैं वो हमें उनकी पुनः स्थिति में वापस प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल में चीनी का घुलना, तो अगर हम जल में चीनी को घोल देते हैं तो हम इसे वापस पुनः चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकली चेंज। तो ये क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो उन पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें हमको नया पदार्थ प्राप्त होता है। 2 पदार्थों को मिलाने से अगर हमें कोई न्यू पदार्थ प्राप्त होता है और उस पदार्थ की हम फिर से पुनः स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ कि दूध से दही का बनना, अगर हम दूध से दही को बना लेते हैं तो हम दही से पुनः दूध को नहीं बना सकते। तो ये जो चेंज होता है ये केमिकली चेंज होता है। और जैसे हम जल में चीनी घोल देते हैं तो जो घोल होता है उससे हम वापस चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब चींटियाँ काटती हैं तब वे अंतःक्षेपित करती हैं। व्हेन ants bite they inject। इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है ना तो वो फॉर्मिक जो अम्ल होता है उसे अंतःक्षेपित करती है। आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? पायरहेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा सोलर रेडिएशन। तो आप इसको भी डायरेक्टली याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूटन के निम्नलिखित नियमों में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ न्यूटन इज नो एज लॉ ऑफ इनर्टिया। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, आपकी जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ना, इसे जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी रेखा में ही चलती रहेगी तब तक कि उस पर कोई वाहबल ना लगाया जाए। तो मतलब अगर कोई वस्तु रखी है तो वो वैसे ही रखी रहेगी जब तक उसमें कोई धक्का ना लगाए। और अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई उसे रोके ना। तो यही कहता है गति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। जो स्टोमेटा हैं, रंध्र हैं, इनके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये स्टोमेटा क्या होते हैं? पौधों में जो पत्तियां होती हैं ना, उनमें छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देते हैं। इन्हीं छिद्र को रंध्र बोला जाता है, इन्हीं को स्टोमेटा बोला जाता है। और इन्हीं के द्वारा पौधों में जो गैसेज होती हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेकिन में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड एज न्यूक्लियर फ्यूल। इसका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम। जो कैडमियम होता है ना, ये तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। और कैडमियम की अगर हम सिंबल की बात करें तो इसे किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है? इसे किया जाता है CD से। इसे भी आप याद रखना। और ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है कंट्रोल रोड के रूप में। आप इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। G का मान खाली स्थान में अधिकतम और खाली स्थान पर न्यूनतम रहता है। द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मिनिमम एट फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रमशः ध्रुव एवं भूमध्य रेखा पर। जो G होता है ना, उसका मान ध्रुव में अधिकतम होता है और जो भूमध्य रेखा होती है उस पर न्यूनतम रहता है। और ये जो आपका G है, ये आपका G है क्या? ये G होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आप दोनों नेम याद रखना क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीन शब्द किसने बनाया था? द टर्म जीन वाज कॉइनेड बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा W.H. जोहानसन। जो W.H. जोहानसन थे, इन्होंने जीन शब्द का निर्माण किया था, मतलब इन्होंने जीन शब्द दिया था। जीन हमारे DNA के अंदर पाया जाता है। और ये जो जीन होता है ये मतलब किस लिए होता है? ये जो जीन होता है ना, ये हमारे आनुवंशिक जो गुण होते हैं जो हमको हमारी पीढ़ी से मिले हुए होते हैं, इसको आगे की पीढ़ियों में पहुंचाने का काम करता है। जो जीन होता है ये आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करता है। ओके, इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कृदंत नुकीले दांत हैं जो काटने या फाड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमारे पास कितने कृदंत दांत हैं? इंसिजर्स आर शार्प टीथ यूज्ड फॉर कटिंग और शेयरिंग फूड। हाउ मैनी इंसिजर्स डू वी हैव? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 8। हमारे पास कितने इंसिजर्स दांत होते हैं? वो होते हैं 8। हमारे जो एक वयस्क मैन होता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसके मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। और उसके मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैनाइल, मोलर्स, प्रीमोलर्स और इंसीजर। जो कैनाइल दांत होते हैं ये चार दांत होते हैं। कैनाइल जो वयस्क मनुष्य के मुंह में पाए जाते हैं। और जो मोलर्स होते हैं ये 12 पाए जाते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं ये 8 पाए जाते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और जो इंसीजर होते हैं ये भी 8 पाए जाते हैं। तो आप चारों को याद रखना। टोटल 32 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रक्त समूह जिसमें प्रतिजन नहीं है। ब्लड ग्रुप विथ नो एंटीजन। इसका करेक्ट आंसर होगा 4th O। जो ब्लड ग्रुप O होता है ना, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। और आपका जो ये AB होता है ना, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते, है ना। जो ब्लड ग्रुप AB होता है इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका ब्लड ग्रुप O होता है इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
निम्नलिखित में से कौन सा कब्जे के जोड़ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ, टखने का जोड़। जो टखने का जोड़ होता है ये हिंज ज्वाइंट होता है। हिंज ज्वाइंट क्या होता है? इसमें जो हड्डी होती है वो एक ही दिशा में मूव करती है। ये दो या मतलब कहीं भी मूव नहीं करती, सिर्फ एक ही दिशा में मूव करती है। जो हमारा टखना होता है उसे हम एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, उसके आउट में किसी और दिशा में हम उसको नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। और आपके ये जो तीनों होते हैं ना, एटलस का, कंधे का जोड़ और उरस्ती का जोड़, इनको आप किसी भी दिशा में मूव कर सकते हो, लेकिन आपका जो टखने का जोड़ होता है इसे आप एक ही दिशा में मूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।